वेलकम बैक। कॉस्टिंग में अगर हम देखेंगे, कल हमने ये पूरा टॉपिक कंप्लीट किया था। बजट एंड बजटरी कंट्रोल, ये कॉस्टिंग का पार्ट है, ये हमने कर दिया था। हम सिलेबस के सीक्वेंस के हिसाब से चल रहे हैं और उसमें फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमने सिलेबस में रखा है, दैट इज मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। उसमें इनकम डिटरमिनेशन अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एंड डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड डिफरेंशियल कॉस्टिंग एंड इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग। कोशिश करेंगे कि 2 लेक्चर्स में हम इस टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे। बट एक चीज है कि एक्चुअली सिलेबस बनाना हमारे हाथ में नहीं है। तो इन्होंने सिलेबस में कुछ कुछ चीजें पकड़ी है, सारी चीजें नहीं पकड़ी है। जैसे कल हमने देखा बजटरी कंट्रोल डाल दिया। अगर मुझे सिलेबस बनाना होता तो शायद से मैं सिलेबस डिफरेंट तरीके से बनाता, बट ठीक है, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है पढ़ना जो इन्हें सिलेबस दिया होगा। अब इन्हें डायरेक्टली मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट रखा है। हम डायरेक्टली इस टॉपिक पर नहीं आएंगे, बिकॉज हमें पहले कॉस्टिंग का बेसिक समझना पड़ेगा, तब हमें फर्क पड़ेगा कि मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, पहले मैं कुछ बेसिक्स लूंगा जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट उनको पढ़ के ही हमें वो बेस बनेगा जो हमें हेल्प करेगा इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए। जिसको ऑलरेडी कॉस्टिंग आती है वो डायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ सकता है, बट बेटर इज कि हम एक बेस बना के इस टॉपिक पे आ जाए। तो ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा मैं, बट यस, एक बेसिक चीज जो पता होनी चाहिए वो मैं यहाँ आपके सामने रखूंगा। अच्छा, आपको पता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो बात करते हैं, अकाउंटेंसी की बात करते हैं, उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं? हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और उसके हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, फिर उनको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। तो हम पीएनएल बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। द आइडिया इज टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द आइडिया इज टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। ये होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसी तरह से दूसरा होता है, उसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई साथी बोलना चाहता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है एज सच? सर मेन फोकस कंट्रोलिंग ऑफ कॉस्ट होता है। मेन फोकस कॉस्ट के कंट्रोल पे होता है, बिकॉज अगर आप देखोगे, एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन फोकस क्या है? ये चीज निकालना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, ये आपको प्रॉफिट निकालना है जिसको हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बोलते हैं, और फाइनेंशियल पोजीशन बताना। और वो किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेलिवेंट होता है। बट जहां तक कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये यूजुअली जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज होती है, जो कोई चीज बनाती है, उनके लिए रेलिवेंट होता है। सर्विस सेक्टर के लिए भी होता है, बट ट्रेडिंग कंसर्न के लिए एटलीस्ट उतना नहीं होता है। जैसे भाई ने बोला कि कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए होता है। अगर आपको आज की डेट में पता है, आज की डेट में बोला जाता है, अच्छा पहले जमाने में क्या होता था? जब आप बोलते थे कि ऐसी इकोनॉमी जहां मोनोपोली होती है, अगर किसी चीज की मोनोपोली है मेरे पास, तो मैं जो मर्जी प्राइस सेट करूं उस चीज का, मेरे पास कस्टमर खरीदने के लिए मजबूर है। जब कोविड आया था, एक दवाई बनी थी रेमडेसिविर को जैसे, तो लोग किसी भी दाम में उसको खरीद रहे थे, बिकॉज उनकी मोनोपोली थी। उस वक्त कोई और मार्केट में कंपटीटर नहीं था। तो लोगों को पता किसी तरह से दवाई मिल जाए, हमारा फैमिली मेंबर बच जाएगा, तो वो किसी भी प्राइस पे खरीद रहे। तो जब मोनोपोली होती है, तो उसमें जो सेलर होता है वो कोई भी प्राइस जो है सेट करके कस्टमर को खरीदवाएगा, तो उसके लिए वहां पे कॉस्टिंग रिलेवेंट नहीं है। तो बता यार, मैं किसी भी प्राइस पे उसको बेच सकता हूं बिकॉज खरीदने वाले खरीदेंगे। बट जहां पे कंपटीशन होता है, वहां पे आपको ये पता होता है कि भाई आप प्राइस को नहीं बढ़ा सकते हो, बिकॉज आपके यहाँ कंपटीशन है। आप अगर किसी चीज को महंगा बेचोगे, तो जो आपका कस्टमर है वो दूसरे के पास चला जाएगा। आज की डेट में हम यही देखते हैं कि मार्केट इस तरह से है कि एक कस्टमर के पास बहुत सारी चीजों को लेकर अगर देखा जाए, तो इकोनॉमी इस तरह से है कि कस्टमर जो है वो आज की डेट में डिसाइड करता है कि प्राइस क्या रहेगा। मुझे याद है जब हम पहले कश्मीर जाते थे चीजें लेने, दुकान पे श्रीनगर आते थे हम चीज लेने, तो जैसे लैपटॉप लेना है, कुछ लेना है, तो हम बोलते थे कितने में लैपटॉप, वो इतने में बोलता था, हम ले लेते थे। बट आज की डेट में अगर आप देखोगे, अगर हम लाल चौक जाएंगे सपोज लैपटॉप लेने, फोन लेने,
तो हम उसको बोलेंगे भैया कितने में है फोन, वो बोलेगा 20,000 में। हम बोलेंगे अरे अमेजोन से तो ये 18,000 में दिख रहा है, तो हम फिर अमेजोन से ही लाएंगे, या तो आप भी 18,000 में दो। तो जो पहले जमाने में जब हमारे पास चॉइस नहीं होती थी, ऑनलाइन डिलीवरी वहां पे नहीं होती, तो वो शॉपकीपर जो होता था कुछ भी प्राइस में हमें बेचता था। आज की डेट में हमारे पास नेगोशिएशन पावर है, हम उसको बोलते हैं भाई देख भाई, अगर तू मुझे इस प्राइस में देगा तो मैं लूंगा, अदरवाइज मैं नहीं लूंगा। वो कुछ बहाने बोलते हैं कि यार ऑनलाइन में पुरुष वो अलग बात है। बट मेरा कहने का यहाँ पे मतलब है कि आज की डेट में मोस्ट ऑफ द बिजनेस में यह हाल है कि आप अपना प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस खुद से डिसाइड नहीं करोगे, बिकॉज मार्केट डिसाइड कर रही है, बिकॉज वहां पे कंपटीटर्स है। तो पता चला कि आप, ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज बना दी जैसे तैसे भी बना दी, आपने बोला कि ठीक है मैं ना रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप बनाऊं, फैक्ट्री लगा रहा हूं, मटेरियल इतना कॉस्ट लगेगा मेरे को 500, और बाकी इसमें जो लेबर लगेगी वो 200 लगेगी, बाकी खर्चे लगेंगे और अदर एक्सपेंसेस 300, तो मेरी शर्ट जो है 1,000 की तैयार हो जाएगी तो मैं 1,200 में बेचूंगा, या 1,500 में तैयार हो जाएगी 1,800 में बेचूंगा, 2,000 में तैयार होगी 2,500 में बेचूंगा। ये आज की डेट में आप नहीं करोगे, बिकॉज कस्टमर ऐसा नहीं है कि बोलेगा अच्छा आपको इतना कॉस्ट पड़ा है तो मैं आपको 10% प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके दे दूंगा, नहीं। कस्टमर बोलेगा कि भाई जो चीज आप 1,000 की दे रहे हो यही मुझे मार्केट में 800 में मिल रही है, तो आपको पता है मेरे को 800 में बेचना है, तो ये गाड़ी, ये चीज, ये सब चीजें आपको उस प्राइस में ही बेचनी है जिसमें मार्केट में बिकती है। तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको अपने कॉस्ट इससे कम लाने। समझ आई मेरी बात, मैं क्या बोलना चाहता हूं? समझ आया यहां तक? कि आज की डेट में आप सेलिंग प्राइस को अपने से नहीं बढ़ा सकते हो, बिकॉज सेलिंग प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट। तो अब आपको कैसे करना है, सर्वाइव करना है, तो आपको अपनी कॉस्ट ही कम करनी है। उसके लिए दिए पूरा पूरा ये फोकस जो है दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें हम यही चीजें सीखते हैं। पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कॉस्ट कैसे निकालेंगे किसी भी चीज की, अपना प्रोडक्ट में कितना कॉस्ट लगेगा, तो फिर उसको डिसीजन मेकिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो पूरा एक सब्जेक्ट है, फिर इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, एबीसी कॉस्टिंग है, वो सब आप डिटेल में पढ़ोगे। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जेआई, जस्ट इन टाइम, मैंने शायद आपको बता दिया था जस्ट इन टाइम के बारे में। एक अच्छा, मुझे अच्छा लगता है ये कॉन्सेप्ट। जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपने पहले जमाने में देखा होगा तो शोरूम्स में ये लोग क्या ना गाड़ियां रख लेते थे बना के, लाई गाड़ियां रख ली उधर। अब एक एक गाड़ी की आपकी कॉस्ट 8-10 लाख तो होती है। अब आप इतना इन्वेंट्री ब्लॉक करके रखते हो, तो एक टाइम आया, एक कॉन्सेप्ट आया जस्ट इन टाइम। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आपको गाड़ी चाहिए, आप आज बुक करो, हमारी मैन्युफैक्चरिंग पीरियड है ना, हम 15 दिन में गाड़ी बना पाते हैं एक गाड़ी। तो रादर देन मेकिंग सो मेनी कार्स एंड कीपिंग इन द शोरूम्स एंड गोदाम्स और अपना इन्वेंट्री ब्लॉक करोगे, हम वो चीज नहीं करते। हम जस्ट इन टाइम बेस पे जो ही हमें ऑर्डर आया, आप अगर देखोगे जो नई नई गाड़ियां जो भी आती है उसमें एक बुकिंग पीरियड होता है, 4 हफ्ते से लेकर 8 हफ्ते से लेकर 12 हफ्ते तक का। वो लोग क्या करते हैं, वो इन्वेंट्री बना के नहीं रखते हैं उस वक्त। ऑडी की गाड़ियां, एक्सयूवी गाड़ियां बना के नहीं रखते। वो बोलते ठीक है ऑर्डर आया, उनको बोला बुकिंग में टाइम लगेगा, 8 हफ्ते का टाइम है, उसी में वो ऑर्डर देते हैं, उसी में रॉ मटेरियल के लिए भी ऑर्डर देते हैं, उसी में वो जल्दी जल्दी बना के दे देते हैं, तो वो पैसा ब्लॉक नहीं होता। दैट्स वन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ जेआईटी। इसी तरह से टीक्यू में सब कॉन्सेप्ट होते हैं। द आइडिया इज कि आपको अपनी कॉस्ट कम करनी है। जो ही आप कोई भी पैसा लगा रहे हो वो ब्लॉक हो रहा है, उस पर कॉस्ट इनकर होती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है कि कॉस्ट आपकी कम से कम हो जाए। और एक और अच्छा फंडा है कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मुझे बहुत पसंद है, उसमें हम ऐसा पढ़ते हैं, मतलब कॉस्टिंग का मैं अगर फंडा बताऊंगा, ये अपनी लाइफ में भी यूज करना, मैं भी लाइफ में यूज करता हूं। इट्स लाइक पैसे का ना जाना भी आना होता है। समझ आई ये बात? पैसे का ना जाना भी आना होता है। अब इसको इधर कैसे इंटरप्रेट करेंगे? 1,200 में बेचूंगा चीज, 1,000 की मेरी कॉस्ट है। एक तरीका है कि मैं 1,200 तो नहीं ले, 1,300 तो नहीं ले पाऊंगा, पैसा वहां से नहीं आएगा। अगर मैं 1,000 की कॉस्ट को 900 करूंगा, तो वो जो पैसा एक्स्ट्रा खर्चा हो गया वो भी तो आना ही हुआ ना। मेरा मार्जिन तो 300 से बढ़ गया ना, 1,200 माइनस, पहले 1,200 माइनस 1,000 होता, अब 1,200 माइनस 900 होता। तो पैसे का ना जाना भी आना होता है, पैसे का ना जाना भी आना होता है। इसको आप अपने लाइफ में यूज करोगे। तो वाइफ बोलेगी कभी ये करना है तो क्या बोलो, पैसे का ना जाना भी आना होता है। तो ठीक है सैलरी नहीं बढ़ रही है, इस तरह से हमारी सेविंग तो हो रही है, अगर वे खर्चा नहीं करेंगे तो इट्स एज गुड हमारे पास पैसे आ गए। इसको आप अपनी लाइफ में यूज करोगे। जब भी ऐसा लगेगा फजूल खर्चे हो रही है तो आपने तसल्ली दे दो, पैसे का ना जाना भी
आना होता है, ठीक है। तो कम सैलरी पे भी बंदोबस्त करेंगे जिंदगी का, ठीक है। तो ये सारा चीज है जो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में यूजुअली पढ़ना होता है। अब इसके लिए जैसे इंडिया में अकाउंटिंग में अगर आप देखोगे, माहिर हासिल करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। तो जिनको सिर्फ फोकस इन कॉस्टिंग पे करना होता है उनको बोलते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। इसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है। तो सीएमएस बोलते हैं उनको, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। उनका फोकस इसी पे होता है, वो पूरा ड्रिल डाउन इसी पे करते हैं। जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन ऑयल ऑयल एंड गैस को हम मैन्युफैक्चर करते हैं, रिफाइन करते हैं, क्रूड को पेट्रोल इसमें करते हैं, इट्स बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग। तो हमारी कंपनी में भी एक कॉस्ट अकाउंट होते हैं जो पूरा वो कॉस्ट का हिसाब रख लेते हैं कि किस तरह से हम कॉस्ट को फिर कंट्रोल करेंगे। बट हमें क्योंकि उतना डिटेल में नहीं जानना, हम जेकेपीएससी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, बट थोड़ा थोड़ा जो हमारे लिए रिलेवेंट है वो हम। तो उसमें जो एक चीज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, जो पहले पता होनी चाहिए किसी भी एस्पिरेंट को जो इस एग्जाम के लिए पढ़ रहा है, और इस टॉपिक को उसने एब्जॉर्प्शन कॉस्ट और मार्केट मार्जिनल कॉस्ट को पढ़ना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट को पढ़ना है, उसको एक बेसिक चीज पता होना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है उसमें क्या क्या कॉस्ट होती है। मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं हम। जो मैंने टी शर्ट पहनी है, ये टी शर्ट बन गई है कहीं से, सपोज मेरी वही गारमेंट फैक्ट्री का, आप याद रखो अब हमारी अपनी फैक्ट्री है, हमारी अपनी फैक्ट्री है, गारमेंट फैक्ट्री है। तो उसमें हम टी शर्ट बनाएंगे। हमें देखना है कि इस टी शर्ट की जो टोटल कॉस्ट होगी उसमें क्या क्या चीज इंक्लूड होगी, इसमें क्या क्या चीज इंक्लूड होगी। तो बेसिकली तीन तरह की चीजें इंक्लूड होती है किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में। तो अगर आप बोलोगे आप कॉस्ट को पर से अगर डिवाइड करोगे, वो तीन हिस्सों में डिवाइड हुआ है। एक होता है मटेरियल कॉस्ट, दूसरा होता है लेबर कॉस्ट, तीसरा होता है अदर एक्सपेंसेस। यहां तक किसी को कोई डाउट? मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस। अब जो मटेरियल कॉस्ट होता है वो पर से दो चीजों का होता है, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। इसी तरह से लेबर जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट लेबर, दूसरा होता है इनडायरेक्ट लेबर। और एक्सपेंसेस जो बाकी होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये सब मिला के उस प्रोडक्ट की कॉस्ट बनती है। मैंने शर्ट का एग्जांपल दिया, अब किसी चीज का भी एग्जांपल दूंगा तो यही तीन चीजें आएंगी, या तो मटेरियल होगा, या तो लेबर होगा, या तो अदर एक्सपेंस होगा। इसमें भी अगर देखो मैंने दो चीजें रखी, कुछ है डायरेक्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आया बात, सर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है, कोई बताना चाहेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है? तो हमारा आया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कोई बताना चाहेगा कि ये डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है या डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, विच कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू दैट प्रोडक्ट। जो उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली एट्रीब्यूट किया जाएगा वो बोला जाएगा वो उसकी डायरेक्ट कॉस्ट है। मैं इस शर्ट की एग्जांपल देता हूं। तो इस शर्ट में जो ये कपड़ा लगा है, दिस इज द डायरेक्ट मटेरियल। मेक सेंस? यस और नो? जो उस शर्ट में डायरेक्ट कपड़ा लगा है वो इसका क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। जिस Yes, sir. टेलर ने ये शर्ट बनाई उसका जो वेज इस पे लगा, दैट इज डायरेक्ट लेबर। फाइन। जिस मशीन, सपोज कोई स्पेशल मशीन है जो इसके लिए लगी है, या वो जो मशीन जो इसके लिए लगी है, उस मशीन की डेप्रिसिएशन, वो मशीन इसलिए लाई इस कपड़े के लिए, तो वो उसका क्या बन जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है। अब ये तीन चीजें जो है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या कोई डायरेक्ट एक्सपेंस जो इसका लगा है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको, प्राइम कॉस्ट। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, पहले आपको ये बेसिक बेसिक याद रखना है। किसी भी एलिमेंट, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट के लिए तीन चीजें होती है, उसमें जो मटेरियल लगा होगा, उसके जो लेबर लगे होंगे, उसके जो बाकी एक्सपेंसेस लगे होंगे। अब मटेरियल में अब दो चीजें हो सकती है, डायरेक्ट लगी हो सकती है, इनडायरेक्ट हो सकती है। लेबर भी डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा, एक्सपेंस में भी डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा। जहां तक डायरेक्ट की बात है, चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल हो, डायरेक्ट लेबर हो या डायरेक्ट एक्सपेंस हो, दे फॉर्म द प्राइम कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट। दे फॉर्म द
प्राइम कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट। इसके बाद पीछे क्या बचे, अगर कोई इनडायरेक्ट मटेरियल लगा है इसमें, इनडायरेक्ट लेबर लगा है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस लगा है। ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है मतलब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू दिस शर्ट नहीं है, वो बाकियों के लिए भी कोई चीज लगता है, जैसे धागे है, जैसे बटन्स है, वो इसी शर्ट में नहीं लगा है, वो बाकी शर्ट्स में भी लग सकता है, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। इस तरह से इनडायरेक्ट लेबर। अब ये टेलर है, ये 50 टेलर है जो 50 शर्ट्स एक साथ बना रहे, इसका एक सुपरवाइजर है, वो सुपरवाइजर इसी शर्ट के लिए नहीं लगा, उस शर्ट के नहीं लगा, वो इन सब मशीन्स के लिए लगा, सब प्रोडक्ट्स के माप जो कर रहे हैं उनका एक सुपरवाइजर है। तो उस सुपरवाइजर की सैलरी जब डिस्ट्रीब्यूट किए जाएगी इन सब प्रोडक्ट्स के लिए, दैट विल बी इनडायरेक्ट वेज, बिकॉज वो डायरेक्टली इस शर्ट को नहीं बना रहा है, वो इन सबको सुपरवाइज कर रहा है, जहां पे शर्ट्स भी बन रही है, जहां पे बाकी चीजें भी बन रही है, वो सबको सुपरवाइज कर रहा है। तो दैट इज इनडायरेक्ट लेबर। इस तरह से बाकी अगर कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वहां के, उस फैक्ट्री का ओवरऑल रेंट, वहां के ऑफिस का रेंट, वहां के बाकी ऑफिसर्स का सैलरी, दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो अब ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं इनको बोलते हैं ओवरहेड्स। क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। यहां तक किसी को याद रहा? जरा समराइज करेगा कोई? किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में तीन एलिमेंट होंगे, क्या क्या होगा? रिपीट करो मेरे साथ जल्दी जल्दी, कमान। अत्यार याद बोलो, मेरे साथ बोलो। सर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनको क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। प्राइम प्राइम कॉस्ट कॉस्ट। ऑफ द प्रोडक्ट। इसी तरह से उसमें लग सकता है इनडायरेक्ट मटेरियल, उसकी कॉस्ट में इनडायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, कुछ इनडायरेक्ट लेबर हो सकता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो, उनको क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। अब ये ओवरहेड्स जो होते हैं इनको हम फर्दर बाइफरकेट करेंगे, इनको हम फर्दर बाइफरकेट करते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं ये ओवरहेड जो है ये तीन तरह के हो सकते हैं। ओवरहेड जो है वो तीन तरह के हो सकते हैं: प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ओवरहेड बेसिकली क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या हो सकते हैं? फैक्ट्री के हो सकते हैं, वो प्रोडक्शन ओवरहेड। फैक्ट्री के बाहर जो बाकी ऑफिस है उसके हो सकते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपको खर्चे लगते हैं, एडवर्टीजमेंट और बाकी सब चीजें, दैट दे विल फॉर्म व्हाट आर द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो मटेरियल कॉस्ट मैंने आपको बता दिया, जो रॉ मटेरियल लगता है। लेबर मैंने आपको बताया, अदर एक्सपेंस मैंने आपको बता दिया, ठीक है? All other expenses other than material labor which are incurred for a particular cost object are terms and other expenses. For example, higher charges on special machinery, cost of defective work, etc. Overheads. The aggregate of the indirect material, indirect labor, and indirect expenses are terms of overheads. The main groups into which overheads may be subdivided are production overhead या work overhead. मतलब जो आपके फैक्ट्री में लगते हैं, सपोज फैक्ट्री की रेंट, फैक्ट्री का पावर, दे आर ओवरहेड्स एंड दे आर प्रोडक्शन ओवरहेड्स। इसी तरह से एडमिन ओवरहेड्स मतलब जो आपके मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस के लिए ऑफिस का रेंट है, लाइटिंग है, टेलीफोन है, सैलरीज है वहां के स्टाफ की, दैट इज एडमिन ओवरहेड। इसी तरह सेलिंग ओवरहेड है जो आपको सेल्स को पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, एडवर्टीजमेंट के आपने खर्चे किए, कमीशन टू सेल्स पर्सनल कर दिए, ये सब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये सब सेल्स सेलिंग ओवरहेड्स कहले जाते हैं। इसी तरह से बाद में आपका जो फ्रेट आउटवर्ड्स वो सब कुछ लगा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। पैकिंग वैकिंग लोडिंग वोडिंग ये सब आपके ओवरहेड्स कहलाते हैं। यहां तक समझ आया? इसी तरह से अगर हम कॉस्ट को डिवाइड करेंगे दूसरे तरीके से, अच्छा, जब हम कोई भी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो अगर उसकी कॉस्ट शीट बनाते हैं तो हम बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम क्या करते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट कहलाती है। फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड ऐड करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाता है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करते हैं तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाते हैं। उसमें से फिर जितना सेल्स करके वो लेस करके आप बोलोगे आपका इतना प्रॉफिट है। अच्छा, दूसरा तरीका है कॉस्ट को क्लासिफाई करने का, फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। कैसे हमने कल के लेक्चर में कवर कर दिया था, तो इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। इसमें आगे जिसने कल लेक्चर देखा होगा उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस कॉन्सेप्ट को समझने में। अच्छा, तीसरा तरीका होता है कंट्रोलेबल कॉस्ट और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट मतलब जो आप किसी लेवल तक कंट्रोल कर सकते हो, अनकंट्रोलेबल जो आपके हाथ में नहीं होती है। अच्छा, नॉर्मल एबनॉर्मल कॉस्ट पता है किसी को? नॉर्मल मतलब जो नॉर्मली लगती है,
जैसे हम बोलते हैं कि भाई अगर हम दिल्ली से कोई आइटम कश्मीर मंगाएंगे सपोज, तो उसमें 10% खराब हो जाते हैं उधर, तो दिस इज द नॉर्मल लॉस, ये 10% खराब हो जाएगा। तो आप नॉर्मल कॉस्ट क्या बोलोगे, फिर जो पीछे 90 बचे, इतना भी आपको कॉस्ट पड़ेगा 100 का डिवाइड बाई 90, वो आपको उसकी नॉर्मल कॉस्ट आएगी। बट अगर आपने पर्टिकुलर लॉट लाया, 10% शुड हैव बीन नॉर्मल लॉस, आपने उसमें 25% लॉस हो गया, तो जो 15% है दैट इज एबनॉर्मल लॉस। इसी तरह से एबनॉर्मल कॉस्ट निकला, जो नॉर्मली इनकर नहीं होती बट आपकी इनएफिशिएंसी की वजह से जो इनकर होगी, उसको क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल कॉस्ट बोलते हैं। तो जब हम प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकालते हैं तो नॉर्मल कॉस्ट को हम प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब करते हैं। मैं इसको समझा देता हूं मतलब क्या है। हम लाते हैं, मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं क्या करता हूं, मुंबई से बनानास लाता हूं कश्मीर के लिए सपोज। अब मैंने 100 क्रेट लाए, यूजुअली कश्मीर तक पहुंचते पहुंचते 10% क्रेट जो है वो खराब होते हैं, 10% क्रेट जो है वो खराब होते हैं। तो अगर मैं देखूंगा तो मेरा को ये 100 क्रेट 1 लाख के पड़ते हैं वहां पे सपोज, या 90,000 के पड़ते हैं। तो अल्टीमेटली मेरे पास कितने क्रेट बचते हैं, 900 क्रेट। तो मैं नॉर्मल कॉस्ट क्या बोलूंगा कि भाई हर क्रेट की कॉस्ट जो है दैट इज 90,000 डिवाइड बाई 900। सपोज मैं बोलूंगा हर क्रेट की कॉस्ट जो मेरी है वो 1000 है, नॉर्मल कॉस्ट कितनी है, 1000। बिकॉज यार 10% लॉस तो होता ही होता है। हम कश्मीर से सपोज, दिल्ली से हम कश्मीर के लिए पेट्रोल बेचते हैं, तो उसमें 5% लॉस तो होता ही होता है। तो बाकी जो बचा उसके आप डिवाइड करोगे ना कॉस्ट, या जितना बचा क्वांटिटी, 90 लीटर बचा, तो जितने भी वो कॉस्ट होगी पूरी वो आप 90 पे डिवाइड करोगे, इस हिसाब से बोलोगे मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है। तो यहां पे जैसे मैंने ये क्रेट लाए तो मुझे पता भाई 10% तो खराब होती है, तो मैं बोलूंगा हर क्रेट की मेरी नॉर्मल कॉस्ट है 1000। सपोज उस वक्त में किसी रीजन से या जो भी होता है मेरे को कितना पड़ा, सपोज 25% लॉस होगा, तो अल्टीमेटली मेरे पास 75 750 आ गए, ठीक है ना। तो अब इसकी वजह से मैं थोड़ी बोलूंगा कि आप 750 पे एलोकेट करूंगा, नहीं। बिकॉज जो बाकी डिफरेंशियल 150 का लॉस है दैट इज माई एबनॉर्मल लॉस। तो जब आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी होती है तो आप नॉर्मल जो लॉस होता है उसी को माइनस करते हैं, एबनॉर्मल को उसमें माइनस नहीं करते हो। अदरवाइज फिर क्या आ जाएगा, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा निकलेगी, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, तो आपको वो एबनॉर्मल लॉस बुक करना पड़ेगा बुक्स में, उसको आप प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड नहीं करोगे। समझ आई यहां तक बात, थोड़ा सी रिपीट वापस से बना कि हाँ समझ आ गया। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग ने सिलेबस में नहीं रखा है तो उसको हम छोड़ सकते हैं। अब आते हैं आपके सिलेबस पे। आप एक सिलेबस में बोला मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये होते क्या है बेसिकली, दीज आर द टेक्निक्स। ये टेक्निक्स होती है कि आप प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे निकालोगे, आप किस तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग करोगे, उसको बोलते हैं टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। अब इसमें एक यूनिफॉर्म कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। आपके सिलेबस में इन्होंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रखा है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग रखा है, और मार्जिनल कॉस्टिंग रखा है। ठीक है, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग नहीं रखा है तो इसको हम छोड़ सकते हैं। और अगर आपको देखना है तो ऑलरेडी चैनल पे वीडियोस है, या जो मैंने ऊपर की चीजें बता दी या कुछ छोड़ दी उसके बारे में भी डिटेल लेक्चर है, 5 लेक्चर है टोटल, वो आप 5 लेक्चर देख सकते हो, तो आपको और इंसाइट्स मिलेंगे अगर आप देखना चाहते हो। अब हम वापस आते हैं जो आपके सिलेबस में चीजें लिखी थी, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। जब मैंने आपको ऊपर एक चीज बता दी थी, जब हम टाइप्स पढ़ते थे उसमें हम पढ़ते थे वेरिएबल कॉस्ट और पढ़ते थे हम फिक्स्ड कॉस्ट। क्या पढ़ते थे, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, विच विल वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट, और फिक्स्ड कॉस्ट डजंट वेरी विद द आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट होता है वो प्रोडक्ट के साथ लिंक्ड होता है, जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वो प्रोडक्ट बेस्ड कॉस्ट होता है, वो प्रोडक्ट बेस्ड कॉस्ट होता है।
और जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो पीरियड बेस्ड कॉस्ट होता है, वो पीरियड बेस्ड कॉस्ट होता है। यहां तक समझ आ रहा है? जो वेरिएबल कॉस्ट होता है, अगर आपने काम किया तो खर्चा इनकर होगा, प्रोडक्ट नहीं बना रहोगे तो ये खर्चा नहीं होगा, प्रोडक्ट बनेगा तो खर्चा हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। तो इट हैज डायरेक्टली लिंकेज विद द प्रोडक्ट। और इसी तरीके से फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, काम करोगे या नहीं करोगे खर्चा होगा। अभी मैंने आपको 6 तरह की चीजें बताई थी, अभी मैंने आपको 6 तरह की चीजें बताई थी। मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर ये 3 देखोगे, ये जो प्राइम कॉस्ट थी, ये क्या है, ये डायरेक्टली है, जब प्रोडक्ट बनाओगे तभी खर्चा होगा, जब प्रोडक्ट नहीं बनाओगे तो ये खर्चा नहीं होगा। ये तीनों कॉस्ट जो प्राइम कॉस्ट की थी वो डायरेक्टली है वेरिएबल कॉस्ट। फिर बचे थी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इसमें भी अगर आप देखोगे इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर, वो भी बहुत हद तक जो है, जो फैक्ट्री में होंगे। अगर मटेरियल अगर बना रहे हो तो तब ये मटेरियल लगेगा, अगर बना रहे हो तब ये सुपरवाइजर की सैलरी होगी, ये सब कुछ होगा, तो वो भी आपका कहलाएगा वेरिएबल ओवरहेड। तो अब जो ओवरहेड की बात आएंगे उसमें 2 आ जाएंगे। वेरिएबल जो आपके बनेंगे, फैक्ट्री की बात कर रहा हूं, फैक्ट्री में जो वेरिएबल ओवरहेड होंगे वो 2 तरह के होंगे फैक्ट्री में। फैक्ट्री के जो ओवरहेड होंगे, हमने जो पढ़ा था, फिर वो फैक्ट्री के ओवरहेड जो होते हैं वो 2 तरह के होंगे, एक फिक्स्ड और दूसरा वेरिएबल। एक वेरिएबल और दूसरा फिक्स्ड। तो फैक्ट्री में जो बाकी ओवरहेड्स है, तो वो 2 तरह के होंगे, या तो वेरिएबल होंगे कि भाई फैक्ट्री चल रही है तभी ये खर्चे हो जाएंगे, दूसरा है कि फैक्ट्री चलेगी या नहीं चलेगी ये खर्चे तो होंगे होंगे। फैक्ट्री का रेंट लगेगा ही लगेगा, फैक्ट्री में सुपरवाइजर है, काम होगा तो रखेंगे सुपरवाइजर को, काम नहीं होगा तो सुपरवाइजर नहीं रखना पड़ेगा। तो वो भी हो गए वेरिएबल और फिक्स्ड। बट क्या है, ओवरहेड्स, ये भी ओवरहेड। ये वेरिएबल कॉस्ट है डायरेक्ट, जिसको हम प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, दिस इज वेरिएबल ओवरहेड। तो दिस प्राइम कॉस्ट प्लस दिस वेरिएबल ओवरहेड, इसका खासियत क्या है, काम होगा तभी इनकर होगा, काम नहीं होगा तो ये खर्चा नहीं होगा। ठीक है? आप बोलोगे सर इतना सब कहानी बता बता क्यों रहे हो? बता इस रहा हूं बिकॉज आपका एक कॉन्सेप्ट है आपके, जो हमें आज पढ़ना है, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, टेक्निक ऑफ एसरटेनिंग द कॉस्ट। व्हाट आर दिस? द टेक्निक्स ऑफ एसरटेनिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अब इसमें क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग में आप बोलते हो कि कॉस्ट क्या मानी जाएगी, कॉस्ट सिर्फ मानी जाएगी वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट निकाली जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस वेरिएबल ओवरहेड ऑफ द फैक्ट्री। फैक्ट्री में जो खर्चे लगे वही, उसके बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वो नहीं, दैट्स नॉट पार्ट ऑफ द कॉस्ट। तो फैक्ट्री एज वेल एज एडमिन ओवरहेड भी मान सकते हो, बट जहां तक ये बात है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो पार्ट नहीं। तो जो वेरिएबल एक्सपेंस है दैट विल बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट। मतलब फिक्स्ड ओवरहेड जो है उसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में काउंट नहीं करते, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में उसको कैलकुलेट नहीं करते मार्जिनल कॉस्ट में। अच्छा, हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस मार्जिनल कॉस्ट टर्म? अगर आप में से किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है कभी इकोनॉमिक्स में? Yes, sir. मार्जिनल कॉस्ट, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? सर एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए हमें कितना खर्चा लगता है, दैट्स मार्जिनल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट इन प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट, यही बोलना चाहता हूं दोस्त। यस सर। अगर मैं 10 आइटम बना रहा हूं और मेरी कॉस्ट 10,000 थी और मैंने 11 यूनिट बनाई है और मेरी कॉस्ट 10,500 हो गई, तो आप क्या बोलोगे?
जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है या मार्जिनल कॉस्ट है वो कितना है? 500। इस एडिशनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मेरा एक खर्चा लगा वो है 500। यहां तक ठीक है? यहां तक कोई डाउट? इसी को हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, इसी को हम बोलते हैं मार्जिन, जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट आपकी लगती है। अब होता क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग में, आप क्या करते हो, मैं इसको एग्जांपल्स दे दूंगा अभी, जस्ट मैं अपने से बता रहा हूं, फिर नोट्स के हिसाब से पढ़ेंगे, कुछ चीज छूट तो नहीं रही है। अब मार्जिनल कॉस्टिंग में हम कैसे करते हैं, हम बोलते हैं सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, जो फिगर निकलेगी उसको बोलते हैं हम कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। और इसमें लेस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। क्या करते हैं? लेस फिक्स्ड कॉस्ट। तो आपका निकलता है प्रॉफिट। क्या निकलता है आपका? प्रॉफिट। सपोज आपका सेल्स था 1 लाख, आपके वेरिएबल कॉस्ट है 70,000, आपका कंट्रीब्यूशन कितना आया? 30,000। और सपोज आपके फिक्स्ड कॉस्ट थे 20,000, तो आपका प्रॉफिट कितना आया? 10,000। इस तरीके से हम मार्जिनल कॉस्टिंग में अकाउंटिंग करते हैं। तो अगर आप देखोगे आपने प्रोडक्ट्स की कॉस्ट क्या ले ली, वो ले लिया आपने सिर्फ उनकी वेरिएबल कॉस्ट, मतलब उनका प्राइम कॉस्ट प्लस जो वेरिएबल ओवरहेड थे वो, जो बाकी फिक्स्ड कॉस्ट थे वो आपने लास्ट में कंट्रीब्यूशन से लेस कर दिए, वो आपने कंट्रीब्यूशन से लास्ट में लेस कर दिए और आपका नेट प्रॉफिट निकल गया 10,000। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ये जो 20,000 है ये भी ऐड होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में। इसका मतलब क्या बोलना चाहता हूं मैं आपको बता रहा हूं, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। नोट्स में आपके साथ लास्ट में शेयर करूंगा। देखो, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या बोलते हैं, is a costing technique where only variable costs are charged to the units of production। जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, चाहे वो प्राइम कॉस्ट है प्लस वेरिएबल ओवरहेड है, वही क्या किया जाता है, चार्ज किए जाते हैं प्रोडक्ट्स के साथ। बाकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, वो पीरियड बेस्ड कॉस्ट है, और उसको हम डायरेक्टली पीएनएल में लेस करते हैं नीचे। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या करते हैं, दोनों कॉस्ट चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स्ड कॉस्ट है, वो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन को ऐड किए जाते हैं। तो उसमें एक कंसेप्ट आता है, फिक्स्ड कॉस्ट को आप क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हो इन द प्रोडक्ट्स। फिक्स्ड कॉस्ट को आप एब्जॉर्ब करते हो इन द प्रोडक्ट्स। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। दोनों तरह से अगर इनकम निकालेंगे हम तो किस तरीके से बनेगा। सपोज एक कंपनी है, सेलिंग प्राइस जो है वो 100 रुपीज है, एक प्रोडक्ट का, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज। उसमें जो वेरिएबल कॉस्ट लगी है, उसमें जो वेरिएबल कॉस्ट लगी है वो कितनी लगी है, 60 रुपीज लगी है। चाहे वो मटेरियल उसका लगाओ, लेबर लगाओ, एक्सपेंडिचर या वेरिएबल ओवरहेड लगाओ, मतलब फैक्ट्री में जो वेरिएबल ओवरहेड लगे हैं, मतलब जो तभी इनकर होते हैं अगर ये प्रोडक्ट्स हम लाएंगे, अदरवाइज नहीं लाएंगे। बट अब वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसका ओवरहेड होता है। और बाकी जो फिक्स्ड ओवरहेड बचे कंपनी के वो 40,000 है, जो वेरिएबल ओवरहेड नहीं है वो 40,000 है। ठीक है यहां तक? अब देखो, सपोज आपने 1,000 यूनिट बनाए, उसमें से आपने 800 बेच दिए। 1,000 यूनिट बनाए उसमें से 800 बेच दिए। अब मुझे बताओ, अगर आपने 100 रुपए की कॉस्ट थी, 60 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट है, आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, उसको पता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पर यूनिट आप कितना कमा रहे हो ग्रॉस प्रॉफिट, आप इसको ऐसे समझो, जीपी कितना आपका पर यूनिट, 40 रुपीज। बिकॉज सेल्स माइनस सेलिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस यहां पर मतलब वेरिएबल कॉस्ट। तो एक यूनिट को अगर आप बनाओगे तो आप 40 रुपया, दैट कंट्रीब्यूट्स 40 रुपीज टू योर प्रॉफिट। सिंपल ही फंडा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन।
भाई जितना आपका सेलिंग प्राइस है माइनस जितना आपको उस प्रोडक्ट को बनाने का कॉस्ट लगता है, वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज योर मार्जिन या कंट्रीब्यूशन बोलो, दैट इज योर मार्जिन या कंट्रीब्यूशन बोलो। तो अल्टीमेटली अभी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 40। सपोज आपने 800 यूनिट बेच दिए तो आप क्या बोलोगे? सेल्स 800 इंटू 100 दैट इज 80,000। उसके बाद क्या बोलोगे? वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितना आया? 800 इंटू 60। 800 यूनिट में 60 रुपए का खर्चा है, कितना है? 8 6 48। तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना आया? तो इसने जवाब ही दिया। समझ नहीं आ रहा है? बाउंसर हो रहा है। कंट्रीब्यूशन कितना आया? सर 32,000। 32,000। मतलब ये प्रोडक्ट्स को बेचने से आपको 32,000 का फायदा हो गया। फिर आप क्या बोलोगे? अच्छा ठीक है, 32,000 का फायदा तो हो गया चीजें बेचने का, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी? फिक्स्ड ओवरहेड कितने? 40,000। यस सर। तो अल्टीमेटली आपको क्या हुआ? 8,000 का लॉस हुआ। और तो जब मार्जिनल कॉस्टिंग करते हैं, जब मार्जिनल कॉस्टिंग हम फॉलो करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं? उसमें जो वेरिएबल कॉस्ट है प्रोडक्ट की, दैट बिकम्स द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। जो फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं वो हम अपोर्शनेट नहीं करते कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में, उसको हम अलग से पीएनएल में लेस करते हैं। हम बोलते हैं पीरियड कॉस्ट है, ये प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट जो होती है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो होती है, वेरिएबल कॉस्ट है, दैट ओनली बिकम्स पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट। तो अगर हम मार्जिनल टेक्निक से प्रॉफिट निकालते हैं, मार्जिनल टेक्निक यूज करते हैं, तो उसमें हम क्या होगा? प्रोडक्ट की कॉस्ट में सिर्फ हम वेरिएबल कॉस्ट मानेंगे। अब वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या मानेंगे? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस वेरिएबल ओवरहेड। ओवरहेड्स में सिर्फ वेरिएबल पार्ट लेंगे, फिक्स्ड पार्ट नहीं लेंगे। फिर प्रॉफिट कैसे बनाएंगे? इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे? हम लेंगे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज योर कंट्रीब्यूशन, लेस द फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज योर प्रॉफिट। जैसे इस केस में हमारा जो प्रॉफिट आया वो 8,000 का लॉस आया। दिस इज मार्जिनल कॉस्ट। अब इसका दूसरा तरीका जो है दैट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या करते हैं? जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकालते हो, हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, दैट इज प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड प्लस फिक्स्ड ओवरहेड। मतलब हम फिक्स्ड ओवरहेड को भी एब्जॉर्ब करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में। वो कैसे करते हैं? उसका एक पूरा ओवरहेड के एब्जॉर्प्शन का एक टेक्निक होता है कि इनको हम एलोकेट करते हैं प्रोडक्ट्स पे। तो हम बोलते हैं कि यार हमारी नॉर्मल कैपेसिटी अगर 1,000 बनाने की है, अगर हमारी नॉर्मल कैपेसिटी, सपोज मैं बताता हूं हमारी जो नॉर्मल कैपेसिटी है, अब इसी चीज को हम कैसे करेंगे मार्जिनल में, वो मैं आपको ये कैसे नहीं हमारे मिलाना। एनीवन हैविंग एन आइडिया ये कैसे रब करते हैं? चलो छोड़ो। ठीक है, अब देखो इसी चीज को हम एब्जॉर्प्शन कॉस्ट से करेंगे तो कैसे करेंगे? उसमें हमने क्या बोला कि सर हमारी अभी सपोज रिजल्ट ऑफ आया था सर। फिक्स्ड कॉस्ट थे 40,000, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट सपोज हम बोलते हैं हमारे फिक्स्ड ओवर होंगे 40,000, हम बोलते हैं हमारी 40,000 थे और हमारी नॉर्मल कैपेसिटी है 1,000। तो पर यूनिट की कॉस्ट कितनी आ गई? सपोज हम बोलेंगे 1,000 बना रहे हैं तो पर यूनिट की कॉस्ट कितनी आ गई हमारी? मैं लिख रहा हूं कुछ क्या कि कोई और लिख रहा है? अच्छा ये मैं यहां से यूज हो रहा है, ठीक है। पर यूनिट की कॉस्ट कितनी आई? 40,000 डिवाइड बाय 1,000 करो, 4 रुपया। 4 रुपीज आई ना फिक्स्ड ओवरहेड, 4 रुपीज आ गई फिक्स्ड यस ओवरहेड। सर। अब इसमें क्या होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में? अब आपने ये 4 रुपए भी क्या किया? एब्जॉर्ब कर दिया टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। अब अभी आप बोल रहे थे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो थी 60 थी, अब वो 60 नहीं होगी, अब वो 64 हो गई। क्या होगी? 64।
4 होगी, बिकॉज आपके जो मार्जिनल ये फिक्स्ड ओवरहेड थे आपने उनको भी एब्जॉर्ब कर दिया टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखो, सॉरी, 40,000 डिवाइड बाय 1000 ₹40 हो गया, मैंने गलत बोला, 40,000 डिवाइड बाय 1000 ₹40 हो गया। अब आपकी टोटल कॉस्ट क्या बनी? पहले था ₹60 प्लस ये ₹40 भी आपने मारी आप फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट क्या हुआ 100। तो आपने क्या किया? कोई लिख रहा है कि मेरे लिखने से हो रहा है? आई गेस मेरे लिखने से हो रहा है। अब देखो, अब जब आप बनाओगे तो आप क्या बोलोगे? सेल्स कितनी थी आपने? 800 यूनिट बेचे आपने। मैं लिख रहा हूं, ये रब क्यों हो रहा है? सेल्स आपने कितनी की थी अभी? 80,000। ठीक है, सेल्स आपने 80,000 कर दी थी। ये रब क्यों हो रहा है? सर यहाँ पे लिखा है लेकिन छोटा लिखा है सर, इसमें 80,000 लिखा है वैसे। छोड़ दो, ये दिख रहा है स्क्रीन। यस सर। सेल्स, अब आप क्या बोलोगे? अब सेल्स कितनी होगी? 80,000 80,000। लेस कॉस्ट। कॉस्ट कितना हो गया? अब आपके 800 यूनिट थे, इंटू आपकी कॉस्ट कितनी आई? 100। कॉस्ट कितना आया? 100। तो आपने क्या किया? 80,000 कॉस्ट बोला, क्योंकि वो 40 आपने पूरा इंक्लूड कर दिया। तो इस केस में आपका प्रॉफिट कितना आया? 0। मार्जिनल में कितना आया था प्रॉफिट? सर मार्जिनल में आपका लॉस था 10,000 पे। एब्जॉर्प्शन में आपने क्या किया? अगर आप नोटिस करोगे, आपने जो फिक्स्ड कॉस्ट थे वो भी आपने एलोकेट किए किसमें? प्रोडक्ट में, रादर देन रादर देन considering them the periodic cost and debiting them to the P&L। मार्जिनल में आपने बोला कि ये तो पीरियड का कॉस्ट है, इट हैज नथिंग टू डू विद द प्रोडक्ट, तो इसको मैं प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड नहीं करूंगा। यहां पे आपने उसको प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड किया। अब बोलोगे सर वहां पे ये 10,000 का लॉस है, यहां पे ये 10,000 कहां गया? फिर बोलोगे ना सर एब्जॉर्प्शन में ये 10,000 कहां गया? कोई बोल सकता है वो एब्जॉर्प्शन में ये 10,000 कहां गया? अगर आप देखोगे वहां पे, सॉरी, वहां पे आपका प्रॉफिट कितना आया था? 8,000 का लॉस आया था शायद से ना, 8,000 का लॉस आया था ना प्रेप्स, 8,000 का, 8,000 का लॉस आया था, 3,200 का कंट्रीब्यूशन था, 40,000 के फिक्स कॉस्ट थी। और यस एब्जॉर्प्शन में सर। आप यस सर। देखोगे, एब्जॉर्प्शन में आपको प्रॉफिट 0 आया। अब यहां डाउट आएगा कि भाई एब्जॉर्प्शन में वो प्रॉफिट लॉस कहां गया? जो यहां पे लॉस आ रहा था यहां पे लॉस कैसे आ रहा है? हाउ टू रिकनसाइल इट? कैन एनीवन अमंग यू ट्राई? वो 8,000 का लॉस कहां गया? कोई ट्राई कर सकता है? एनी गेसेस? देखो आपने पता क्या किया, सर आपने फिक्स्ड 1,000 कॉस्ट चीजें कितना? बता, 1,000 चीजें बनाई, 1,000 में से आपने 800 बेची और 200 अभी स्टॉक में है। ये मार्जिनल था और ये एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन में भी आपने 1,000 बनाई, 800 बेची, 200 बेची है। यहां पे आपने बोला माई कॉस्ट इज 60, यही बोला माई यस कॉस्ट सर। इज 60। आपने यहां पे प्रोडक्ट कॉस्ट क्या बोली? 60। तो इनकी भी बोली आपने 60, इनकी भी बोली आपने 60, फाइन। यस सर। तो 800 इंटू 60, 48,000 आपने सीधे पीएनएल में डेबिट कर दिया। जो ये बिक गई तो आपने बोला दिस इज कॉस्ट ऑफ सेल, तो आपने ये पीएनएल में डाल दिया। ठीक है, और ये आपका रहा क्लोजिंग स्टॉक में 12,000, फाइन। यस सर।
यहां पे क्या बोला आपने कि माई कॉस्ट इज 100, एंड यहां पे भी बोला इसकी माई कॉस्ट इज 100, है ना? यस सर। तो आपने ये बोला 40 प्लस प्लस 40, वो जो 40,000 का फिक्स्ड कॉस्ट था वो आपने किया। तो यहां पे आपने क्या किया, 800 इंटू 100 कितना हुआ, 80,000, 80,000। आपने पीएनएल में डेबिट कर दिया। और ये जो 20,000 है ये क्लोज स्टॉक में चला गया। तो यहां पे फिर आपने अलग से डेबिट किया था 40,000 यस सर। फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहां पे टोटल डेबिट किया आपने 88,000, और 88। 12,000 की क्लोजिंग स्टॉक बन गई। यहां पे आपने क्या किया, 80,000 का डेबिट किया और 20,000 का स्टॉक बना। तो हुआ क्या बेसिकली इसमें, कि जो वो 8,000 थे फिक्स्ड कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट बोलते हो, और सारे को पीएनएल में उसी पीरियड में लेते हो, कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हो नेक्स्ट पीरियड में। बट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप क्या करते हो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में यू मेक दैट फिक्स्ड कॉस्ट द पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, एंड इफ any of the inventory is not sold, that will become cost of that inventory. Make sense? तो वो आपने पूरा पीएनएल में डेबिट ही नहीं किया, वो इस पीरियड का खर्चा था, बट आपने बोला नहीं ये तो मेरा स्टॉक का कॉस्ट बनेगा, तो आपने उसे क्या किया, यू मेड दैट द कॉस्ट ऑफ द स्टॉक, और वो क्या रहा अभी, वो आपके प्रॉफिट में इंपैक्ट नहीं किया, वो आपके इन्वेंट्री में रहता। आपने इन्वेंट्री महंगी दिखाई कि मेरे पास चीज बची है 20,000 की, जबकि वो चीज रियलिटी में 8,000 की 12,000 की थी, 8,000 के उसमें फिक्स्ड खर्चे थे पिछले साल के, जो आपने इस प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर दिए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्जिनल कॉस्टिंग एंड द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। किसको समझ आया मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का गेम क्या है? यस सर। कोई रिपीट कर सकता है? यही था आपका मार्जिनल एब्जॉर्ब इनकम डिटर्मिनेशन अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मैंने आपको पूरा इनकम दिखा दिया कि मार्जिनल में कैसे करते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज कंट्रीब्यूशन, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट लेस करो दैट इज प्रॉफिट। यहां तो गेम ही करो, यहां क्या करो, सारे फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर दो प्रोडक्ट की कॉस्ट में, देन सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस। यहां तक किसी साथी को कोई डाउट? नो सर। समझ आया? यस सर। लेक्चर से पहले जो नॉलेज थी और लेक्चर के बाद जो नॉलेज थी उसमें इंप्रूवमेंट आ गई? यस सर डेफिनेटली। चलो अब पढ़ेंगे कोई चीज जो अगर लगेगा कि छूट गई। इस टॉपिक को हमें 2 लेक्चर में कवर करना है। आज मैंने थोड़े बेसिक बेसिक दे दिए क्योंकि आज मुझे बेसिक भी करना था। कल इसमें इस टॉपिक के कुछ और भी पॉइंट्स थे, इफ आई कैन रिकॉल इट। इस टॉपिक में हमें अभी ब्रेक इवन एनालिसिस करना है। ब्रेक इवन अगर मैं आपको बताता बोलते कि आपका ब्रेक इवन कितने पे आता है, कि वो पोजीशन जहां पे आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, उसको हम कल करेंगे। डिफरेंशियल कॉस्टिंग है, इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग है, ये 2 छोटे टॉपिक है। ब्रेक इवन और भी मैं 2-3 चीजें बताऊंगा जो मार्जिन कॉस्टिंग के, उनको हम कल करेंगे। बट आज हम देखेंगे और कुछ चीजें हैं जो मैंने तो मतलब नोट्स में कवर कर दी है अपनी, बट हो सकता है बोलने में रह गई होगी, उनको कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, कंसेप्चुअली क्लियर हो गया। अब जस्ट देखते हैं कुछ चीजें ऐसे तो नहीं है जो हमसे छूट गई। ठीक है दोस्तों, किसी का कोई डाउट अभी तक? चलो ये हमने पढ़ लिया, मार्जिनल कॉस्ट और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में क्या फर्क है ये हम समझ गए। यस सर। जल्दी बनू। यस सर। चलो तो मार्जिनल कॉस्ट में हम क्या करते हैं, सॉरी, मार्जिनल कॉस्ट में हम क्या करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट में आप बोलते क्या है, मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो आपका कंट्रीब्यूशन क्या निकल गया, ये आप फॉर्मूला याद रखना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और प्रॉफिट क्या निकला आपका, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड तो कॉस्ट। इसमें क्या हो गया, मार्जिनल कॉस्ट का अगर आपको समरी में याद रखना है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है, फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो एलोकेट नहीं होते हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट में, और क्लोजिंग स्टॉक जो होती है वो किस पे वैल्यू होती है, वेरिएबल कॉस्ट में, जो मैंने आपको दिखाया था 200 इंटू 60, उसी पे वैल्यू होती है मार्जिनल कॉस्ट पे। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट 60 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट 40, ऑल और एब्जॉर्ब, ऑल और एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब क्या होना, जज़ब कारून, तो उसकी कॉस्ट में जज़ब किए जाते, उसकी कॉस्ट में एब्जॉर्ब किए जाते, तो आपकी कॉस्ट बनती है वहां पे वेरिएबल प्लस फिक्स्ड 60 प्लस 40 100। तो अब क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक में किस पे वैल्यू होगा, 100% कॉस्ट पे, उसमें फिक्स्ड कॉस्ट का एलिमेंट भी घुसेगा, उसी वजह से वो आपका लॉस जो है वो छुप गया उसमें। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, बिकॉज आप फिक्स्ड वेरिएबल का आपने वो चीज ही खत्म कर ली, तो आपका क्या निकलेगा, यहां पे प्रॉफिट निकलेगा सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, इनकम डिटरमिनेशन का एक एग्जांपल था, ये मैंने आपको समझा दिया, ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो अब डिफरेंस देखेंगे एक बार जस्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए पहली बात, ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड। बताओ आप लोग मार्जिनल में क्या करते हैं,
सर मार्जिनल में फिक्स्ड ओवरहेड को पीरियड कॉस्ट मानते हैं और पूरे के पूरे अमाउंट को पीएनएल में लेस करते हैं। बट एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में फिक्स्ड ओवरहेड को प्रोडक्ट का कॉस्ट मानते हैं। स्टॉक वैल्यू किया जाता है मार्जिनल में एट वेरिएबल कॉस्ट, एब्जॉर्प्शन में एट टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मीन्स वेरिएबल प्लस फिक्स। थोड़ा रिपीट किया करो मेरे साथ, तो मुझे भी थोड़ा मजा आता है कि यार लाइव क्लास है। मैं लाइव का पता है जूम को पैसा भी देता हूं अपने जेब से, आपसे तो नहीं कर रहा हूं चार्ज। लाइव क्यों देते हैं पैसा उनको? क्योंकि अगर आप देखोगे फ्री फ्री जो होता है ना वो 40 मिनट चलता है, उसके बाद नहीं चलता है। मैं पैसे देता हूं उसके लिए, जूम के लिए, आपसे नहीं कर रहा हूं चार्ज। क्यों? लाइव में मजा आता है। अगर आप चुप के बैठोगे, आप रिपीट ही नहीं करोगे, यू विल नॉट बिलीव मैं इतना बीमार था आज, मैं ऑफिस भी नहीं गया आज, इतनी मेरी हालत खराब थी। और मैं सोच रहा था कि पुराना लेक्चर अपलोड करके बोलूं आपको कि मेरी हालत खराब है, मैं आज क्लास नहीं दे पाऊंगा। बट वंस आई गोट इन द लाइव, फिर मैं सब कुछ भूल जाता हूं। मैं बीमार, आपको मेरी शक्ल से लगेगा ही नहीं मैं बीमार हूं। आप दिन में मेरे साथ बात करते हो, आपको लगता है मैं बीमार हूं, तो मैं अलग ही फिर जोश में जाता हूं जब मैं पढ़ाता हूं। आई वॉन्ट यू ऑल्सो कि भाई अगर लाइव ले रहे हैं तो आप भी प्रोएक्टिवली बोला करो। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आप बोल नहीं पाओगे, आप बोल पाओगे, पता नहीं आप क्यों नहीं बोलते हो। करो, मेरे साथ रिपीट करते रहो। प्रॉफिटेबिलिटी, तो प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क क्या हो जाएगा? अगर मार्जिनल कॉस्ट में इट विल वेरी विद चेंज स्टॉक लेवल, बट एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में क्या होगा? अगर स्टॉक आपका बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, और स्टॉक कम होगा आपका प्रॉफिट कम होगा, बिकॉज जो स्टॉक जितना आपका बढ़ेगा उसमें आपकी फिक्स्ड कॉस्ट भी एब्जॉर्ब हो जाएगी, वो पीएनएल में हिट नहीं। हमने अभी एग्जांपल दिया था कि भाई एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में आपका नो प्रॉफिट नो लॉस आ रहा था, और मार्जिनल कॉस्ट में क्या हो रहा है? मार्जिनल कॉस्ट में लॉस आ रहा था। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में अगर स्टॉक और बढ़ता तो और फिक्स्ड कॉस्ट वहां पे बढ़ जाती, तो आपका प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन में यहाँ पे वेरिएबल वर्सेस फिक्स्ड का कॉन्सेप्ट चलता है, और यहाँ पे प्रोडक्ट वर्सेस पीरियड का कॉन्सेप्ट चलता है। डिसीजन मेकिंग के लिए दिस इज मोर सुटेबल फॉर डिसीजन, बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट गिव्स एन आइडिया ना कि भाई मार्जिनल कॉस्ट ने बताया यार इस फोन को बनाने में मेरी कॉस्ट जो है वो 3000 है, वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स्ड के लिए मैं कॉल लूंगा कि भाई ये तो मुझे ऐसे भी खर्च होना है वैसे भी खर्च होना है, आई कैन डिसाइड कि माई एट व्हाट कॉस्ट एटलीस्ट आई नीड टू सेल दिस प्रोडक्ट। उसके नीचे बेचूंगा तो मेरे को लॉस ही लॉस होगा। एब्जॉर्प्शन में मुझे वो पता नहीं चलेगा, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट इज नॉट सुटेबल फॉर डिसीजन मेकिंग। बट मार्जिनल कॉस्ट होती है, दो इट इज सुटेबल फॉर डिसीजन मेकिंग, इज नॉट अलाउड बाय एज पर इंड एस, जब बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं। ये एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए, इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए। जब एब्जॉर्प्शन कॉस्ट होती है उसमें बोलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में आपकी सारी चीजें आती है, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, ऑल द कॉस्ट आर इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। एडवांटेज डिसएडवांटेज उतना कुछ ऐसे हमारा इसका अभी भी वी आर नॉट डन येट। नमाज किस बजे? नमाज कितने बजे है? 9:40%। मतलब अभी टाइम है ना? चलो ऐसा करते हैं, कल एक्चुअली हमारे लिए उतना तो बचा नहीं इसमें, अभी डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल एब्जॉर्प्शन हो गया। कल मैं थोड़ा और बताऊंगा मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन का, कुछ और चीजें, मतलब जो मेरे पास सीए की बुक्स है, ये तो मैंने जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ नोट बनाए थे, और डिटेल में मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन का देखेंगे, कुछ और तो हम नहीं छोड़ रहे हैं। और प्लस ब्रेक एनालिसिस भी करेंगे, और डिफरेंशियल कॉस्टिंग और इंक्रीमेंटल कॉस्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे, उसको हम एक ही दिन में कंप्लीट करेंगे, फिर कॉस्ट ऑफ पेट्रोल और उसमें आ जाएंगे। ठीक है ना? कोशिश करेंगे एटलीस्ट ये वाला पार्ट जो है हम 7 से पहले बहुत हद तक कंप्लीट करें, फिर हम इस वाले पार्ट पे आते हैं, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। किसी का कोई डाउट आज के लेक्चर को लेके? नो सर, नो सर। ठीक है, फिर अभी सेशन को क्लोज करते हैं। कल इंशाल्लाह और मिलते हैं सेम टाइम पे 8:15। कोशिश किया करो थोड़ा जल्दी ज्वाइन करने के लिए 8:15, ताकि हम 8:20 तक स्टार्ट कर लें, और कल इस टॉपिक को इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है? कोई होमवर्क नहीं आप लोगों का, आप अपना पढ़ते रहे साइड से, मतलब जो भी जितना भी आपको टाइम मिलता है उसको यूटिलाइज कर दो। बाकी टॉपिक जो आपके सिलेबस में है उनको यूट्यूब से देखना स्टार्ट करो, चैट जीपीटी का हेल्प ले लो, माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक जेमिनी है, उनसे उनको थोड़ा सीख लो कि भाई किस तरह से आप उसको बोल सकते हो कि भाई मैं इस एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ, इसके लिए मुझे डिटेल टॉपिक का, ये टॉपिक का कंटेंट दे दो, वो आपको दे देगा कंटेंट, उसको भी आप पढ़ सकते हो, जहां पर दिक्कत नहीं। और या उसके बगैर भी अगर आप कभी कुछ पढ़ते हो ना जो आपके सिलेबस में, सिलेबस के बाहर नहीं, तो आप मुझे, जो मेरा नंबर है ही आप लोगों के पास, उसमें पूछ सकते हो। मैं यूजुअली देखता हूँ कोई बच्चा मुझे नहीं पूछता है, तो इट्स नॉट लाइक कि आपको सिर्फ डिपेंडेंट रहना है कि मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ। आपके पास बाकी आई गेस टोटल 9 सब्जेक्ट्स है, तो आप उसके लिए पढ़ा करो। वहां
पे आपको कभी कोई डाउट हुआ होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, सर ये हमें समझ नहीं आ रहा या ये समझा दीजिएगा। ताकि कोशिश है कि भाई अगर सितंबर में एग्जाम है ना, भाई अगस्त आपको 15 अगस्त आपको पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए। तो वो आप मेरे साथ ही रहोगे एक एक लेक्चर पढ़ने तो नहीं हो पाएगा, तो आपको अलग से भी अपने से टाइम निकालना पड़ेगा, वीकेंड्स पे टाइम निकालना पड़ेगा और करना पड़ेगा। कल इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, जो बाकी टॉपिक इसका बचा हुआ है वो पार्ट कवर कर देंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक बात है। ठीक है, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।